नमस्कार प्रिय मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज की इस क्लास में आदिकाल के रासो साहित्य से प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम आदिकाल के लगभग सभी भागों को ले चुके हैं। इसमें रासो साहित्य पर हमारे प्रश्न जो कि 90 लगभग हो चुके हैं कल से, ठीक है। और आज जो है हम इसके आगे के प्रश्नों को लेने वाले हैं। जो लोग भी नए जुड़े हैं वो सभी लोग जान लें कि ये क्लास जो आप देख रहे हैं ये स्पेशल टीजीटी, पीजीटी, खासकर यूपी टीजीटी, पीजीटी के लिए दी जा रही है, जिसमें हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाहित किया गया है और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से उसके पूरे पाठ्यक्रम को टच करने का एक प्रण यहाँ पर लिया गया है। यानी कि एक तरह से एक संकल्प, एक दृढ़ संकल्प, जो कि आपको आपके सिलेबस के जो टीजीटी पीजीटी का विशेष रूप से सिलेबस दिया गया है उसमें शुरू से लेकर अंत तक के सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर शामिल करेंगे और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बखूबी और अच्छा सा एक मोड़ दे सकते हैं। बाकी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू ये तो आपको पढ़ने ही हैं। इन चारों को मिला करके आप अपनी तैयारी को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं रासो साहित्य की। कल के वीडियो में हमारे 90 प्लस क्वेश्चन हो चुके थे और आज हम उसके आगे के प्रश्नों की श्रृंखला को लेने वाले हैं। यानी कि लगभग 130 प्लस प्रश्न हम जो है पूरे करेंगे रासो साहित्य के। तो जो कल बच गए थे उन्हें भी लेंगे, साथ में अमीर खुसरो और विद्यापति को भी यहाँ पर लेने वाले हैं आज की ही क्लास में। तो आप लोग रासो साहित्य को पढ़ने के बाद अमीर खुसरो पर और विद्यापति पर अपने उत्तर दे सकते हैं। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे उन्हें आप अच्छे से सुन करके उनके उत्तर को दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। 91 नंबर का प्रश्न कल शायद ये हो चुका था, लेकिन हम फिर भी यहाँ से शुरू करेंगे। चंद बरदाई को छप्पयों का सम्राट किसने कहा है? आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें और हमारे साथ जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। अगला यहाँ पहला प्रश्न जो आज का है वो है 91 नंबर का और ये है चंद बरदाई को छप्पयों का सम्राट किसने कहा है? तो छप्पयों का सम्राट कहा है चंद बरदाई को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो की कथा विन्यास की सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? को यहाँ पर होगा कथा विन्यास को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने माना है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुख सुखी संवाद से तात्पर्य यहाँ पर तोता और मैना जो कि इसमें प्रतीक रूप में दिए गए हैं, तो उन्हें यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में माना है, पृथ्वीराज रासो की कथा विन्यास को। अगला प्रश्न है चंद बरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है? चंद बरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है? ये कहा है शिव सिंह सेंगर ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय कौन सा है? समय यानी सर्ग या खंड। तो ये सबसे बड़ा समय इनमें से कौन सा है? कनौज समय, पद्मावती समय, महोबा समय, कैमास वध, इनमें से कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही है यहाँ पर, कनौज समय इसका सबसे बड़ा समय है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज ने कौन सा नगर बसाया था? कौन सा नगर बसाया था पृथ्वीराज ने? ये नगर था नागौर। सी ऑप्शन सही होगा। और जो नागौर शहर उन्होंने बसाया उसे किसे दान में दिया? पृथ्वीराज ने नागौर शहर किसे दान में दिया? तो ये दिया था चंद बरदाई को। यहाँ पर चंद बराई लिखा है, यहाँ पर होगा दा इसके बीच में चंद बरदाई। चंद बरदाई को उन्होंने ये नागौर शहर दान में दिया था। अगला प्रश्न है किस कृति में प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए नव रासों, रासों यहाँ पर नहीं है बल्कि रसों है, ठीक है, ये यहाँ पर एक जो है मात्रा ज़्यादा हो गई है। नव रसों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है?
किस कृति में प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए नव रसों का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और कुमार रासो में। तो यहाँ पर ऊपर जो बातें हो रही हैं वो लगभग पृथ्वीराज रासो से संबंधित हो रही हैं। आपने अभी तक गेस कर लिया होगा, अपना आंसर भी दे दिया होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर नगेन ने पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है? ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, 68 प्रकार के छंदों को माना है। अगला प्रश्न है, चंद विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं किंतु छप्पय उनका निजी छंद है। ये कथन किस आलोचक का है? चंद विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं किंतु छप्पय उनका निजी छंद है, ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, समग्र महाकाव्य के भीतर पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितनी पृथ्वीराज की है उतनी ही राष्ट्र की भी है। उपयुक्त कथन रासों के संबंध में किस इतिहासकार का है? ये महत्वपूर्ण कथन जो कि पृथ्वीराज रासों से संबंधित है, ये किस इतिहासकार ने दिया है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने यहाँ पर दिया है। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के प्राप्त होने के बाद से पृथ्वीराज रासों की संदेहात्मकता पर ध्यान केंद्रित हुआ? पृथ्वीराज रासों को कुछ विद्वानों ने प्रामाणिक माना, कुछ ने अर्ध प्रामाणिक माना और कुछ ने अप्रामाणिक माना। तो ये सब वजह क्यों बनी, यानी ये कारण क्यों हुआ जबकि पृथ्वीराज रासो एक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इसके संबंध में ये प्रश्न आपको बहुत कुछ बता रहा है कि एक कोई ग्रंथ ऐसा प्राप्त हुआ जिसके बाद से इस ग्रंथ पर संदेह उत्पन्न हुआ, और वो ग्रंथ कौन सा था? वो था पृथ्वीराज विजय। ए ऑप्शन पृथ्वीराज विजय, जो कि डॉक्टर बूलर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो पर इस ग्रंथ के माध्यम से संदेह उत्पन्न किया था। अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? चारों विकल्प आप ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा समय देते हैं, इसमें अपने सही उत्तर को आप लिख सकते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि ये जो लाइव सेशन है इसमें बहुत ही कम लोग इस टाइम पर उपस्थित हो पाते हैं, क्योंकि रात 9 बजे ये क्लास होती है। लगभग सबके खाने पीने का, उठने बैठ सोने का टाइम ये होता है, तो ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन बाद में जो लोग देखते हैं वो लोग अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में भी टाइप कर सकते हैं, या अपने पास कोई डायरी या कॉपी लेकर के बैठे हैं उसमें भी अपने उत्तर लिख के आप चेक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ए जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। यानी आदिकाल के साहित्य में इस प्रकार का वर्णन मिलता था जो जनजीवन से हट करके था और राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन देखने को मिलता था। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर है डी, डिंगल और पिंगल। यानी कि ये उस समय जो भाषा प्रचलित थी, चल रही थी, वो थी डिंगल और पिंगल। तो लगभग इसी भाषा में मिलते हैं, और अगर इसके सिवा भी कोई पूछी जाए तो वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा में भी लिखे मिलते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है डिंगल और पिंगल की। चलिए अगला प्रश्न, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में किस विषय का वर्णन नहीं है? 104 नंबर का प्रश्न, इनमें से किस विषय का वर्णन नहीं है रासो काव्यों में? चारों विकल्प देख लेते हैं। आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। इनमें से कौन सा नहीं मिलता है, वर्णन नहीं मिलता है? वो है डी ऑप्शन, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। क्योंकि वीरगाथा काल में आपको इन सभी की उपासना, ये निर्गुण की उपासना भी उसमें मिली है, लेकिन कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य भी हैं, लेकिन कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसलदेव रासो में गेय शैली का प्रयोग किया गया है, जो कि सी विकल्प यहाँ पर बता रहा है। ये पुनर्परीक्षा जो 2004 में हुई थी टीजीटी की, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि किस शैली का प्रयोग बीसलदेव रासो में किया गया है। 106 नंबर के प्रश्न में है, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? तो ये है नरपतनाल। क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पर इसको हम लेने का प्रयास करेंगे कि जैसे जैसे जिस रूप में पूछा गया उस रूप में आप तक पहुँचाया जाए। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? तो ये है राजमती। ए विकल्प सही होगा। इसमें फिर रचयिता पूछा गया है, तो ये कौन है? नरपतनाल। ये आश्रम पद्धति वाले पेपर का है, ऊपर टीजीटी में पूछा गया था। फिर बीसलदेव रासो के रचयिता पूछा गया है, ये पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2011 में।
नरपत नाल है। 110 नंबर में निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? इन विकल्पों में से एक कोई ग्रंथ जिसे श्रृंगार काव्य या प्रेम काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, वो कौन सा ग्रंथ है? तो वो है बीसलदेव रासो। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो ये भी बीसलदेव रासो है। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। राजमती से रूठ कर बीसलदेव कहाँ गया था? बीसलदेव में एक प्रसंग आता है जिसमें कि राजमती से रूठ करके बीसलदेव कहीं चले जाते हैं, तो उनके जाने पे वो स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए वो स्थान पूछा गया है, जो कि है बी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड किस रासो को कहा जाता है? तो जगनिक का परमाल रासो। परमाल रासो का अन्य नाम आल्हा खंड भी है। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कौन से कवि हैं? यानी कि परमाल रासो के रचनाकार आपको बताना है, जो कि है जगनिक। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड नामक काव्य का दूसरा नाम है, यानी आल्हा खंड का काव्य का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है परमाल रासो। तो इसमें फिर वही प्रश्न रिपीटेड है, यहाँ पर भी परमाल रासो उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परमाल रासो काव्यकृति के कवि का क्या नाम है? तो ये है जगनिक। टीजीटी परीक्षा 2001 में ये पूछा गया था। अगला प्रश्न है, आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरता पूर्वक लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, किस रासो ग्रंथ में मिलता है? ये पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया था। ये परमाल रासो में मिलता है, क्योंकि आल्हा और उदल इसके दो पात्र हैं, जिनके ऊपर दो वीर सरदार हैं, जिनकी वीरता लड़ाइयों को यहाँ पर वर्णित किया गया है। कवि जगनिक की रचना का नाम वही आल्हा खंड या परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक यानी कि जगनिक। आल्हा उदल किस राजा के सामंत थे? तो ये परमाल के सामंत थे, इन्हीं के नाम पर इस रासो ग्रंथ का नाम परमाल रासो पड़ा है। 123 नंबर में पूछा जा रहा है, 12 बरिस लय कुकुर जीवे और 13 लय जिये सियार, बरिस 18 छत्री जिये आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछी गई। फिलहाल यहाँ एक सन दिया गया है 2013 में। तो ये किस विधा की रचना है? ये पंक्ति जो है ये किस विधा की रचना है? तो ये है आल्हा। डी ऑप्शन, यानी कि आल्हा ये परमाल रासो से लिया गया है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम बताइए। प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो ये माना है इन्होंने चंद्रबरदाई को। सी विकल्प सही होगा। हिंदी का प्रथम महाकवि, कवि नहीं महाकवि माना है रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? प्रथम महाकाव्य किसने माना है पृथ्वीराज रासो को? ये आलोचक कौन हैं? तो ये भी रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को और प्रथम महाकाव्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? तो चंद्रबरदाई हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए हम इसको यहाँ पर आपको एक बार में उत्तर बता देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? चंद्रबरदाई। यानी 5-6 बार ये प्रश्न रिपीटेड है परीक्षाओं में, तो उसको उसी आधार पर उन्हीं सन के साथ लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान किसके प्रति अनुरक्त थे? तो ये संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। सी ऑप्शन सही होगा। पृथ्वीराज संयोगिता की जो कहानी है वो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत वर्णित की गई है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? इनके पिता का नाम क्या है पृथ्वीराज चौहान के? तो ये हैं सोमेश्वर। बी ऑप्शन सही होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो पहले तो आप इनको देख लें, यानी कि यहाँ पर जो ये रचनाएं दी गई हैं सूची 1 सूची 2, और फिर इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको चारों विकल्प स्क्रीन पर दिखाई पड़े।
देखिएगा इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ABCD आपको कूट दिया गया है। तो बीसल देव रासो को मिलाएंगे किसके माध्यम किस कवि के साथ? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? परमाल रासो किसकी है? खुमार रासो किसकी है? उम्मीद है अब तक आपने अपना आंसर टाइप कर दिया होगा। तो हम लेते हैं सही उत्तर को। सही उत्तर है बी के अनुसार हम इसका मिलान कर लेते हैं। बीसल देव रासो रचना है नरपतनाल की, नरपतनाल की। पृथ्वीराज रासो है चंद्रबरदाई की, परमाल रासो है जगनिक की और खुमार रासो दलपति विजय की। ये 4 रचनाएं यहाँ पर क्रम से लगाई गई हैं, यानी कि इन्हें आपको मिलान करना था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है खुमार रासो का रचयिता कौन है? तो खुमार रासो किसकी रचना है? ये है दलपत विजय की। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ये प्रश्न NVS TGT परीक्षा 2009 में पूछा गया था। अब हम यहाँ पर आदिकाल के लगभग सभी प्रश्नों को ले चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं इसमें जिनके ऊपर की आपसे प्रश्न पूछे आते हैं, तो उन कवियों को हम ज़रूर यहाँ पर लेंगे। उनके ऊपर कुछ 20-22 क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए हैं, तो उन्हें भी हम इसी वीडियो में शामिल करेंगे, जिनमें कि अमीर खुसरो और विद्यापति आते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए हम सबसे पहले अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो कि इसी वीडियो में हमने ऐड कर दिया है इसी क्लास में, वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम यहाँ पर लेने वाले हैं। इसके ऊपर पहले भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी अमीर खुसरो पर, और आज इस क्लास में भी हम इसे ऐड कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है अमीर खुसरो का कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? 4 विकल्प यहाँ पर हैं, चारों में से एक सही है। आपको भी यहाँ पर अपने आंसर टाइप करते रहना है। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा, अबुल हसन। अबुल हसन इनका वास्तविक नाम था। इनका जन्म किस जिले में हुआ? अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये हुआ एटा में। सी ऑप्शन सही होगा। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लेने के चक्कर में मैं अपनी स्पीड बढ़ा देती हूँ, और उम्मीद है कि आप लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर अपने सुझाव व्यक्त करें। तो सारे विकल्प मैं इसलिए नहीं पढ़ती कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आप एक वीडियो में कवर कर जाएं और ज़्यादा समय भी आपका खर्च ना हो। बाकी तो आप जब इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी जब हम टॉपिक को पूरा कर देंगे, एक टॉपिक से संबंधित सभी क्वेश्चंस को पूरा कर देंगे, तो मिले जुले क्वेश्चंस हम उनकी प्रैक्टिस जब करवाएंगे तब आपको समय देंगे चारों विकल्पों को पढ़ने का और अपने आंसर को टाइप करने का। फिलहाल अभी हम आदिकाल के लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं और यहाँ पर भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही ले रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए, अमीर खुसरो का जन्म वर्ष पूछा गया है। जन्म वर्ष है 1255। अगला है अमीर खुसरो के पिता का नाम था, क्या नाम था? तो सैफुद्दीन महमूद। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है आदिकाल में किस कवि ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रचलन भी हुआ और ये शुरुआत किसने की? तो ये की अमीर खुसरो ने। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का स्थान आदिकाल के किन कवियों में आता है? तो ये आते हैं फुटकल कवियों में। फुटकल यहाँ पर टा होना चाहिए, फुटकल कवि में ये आते हैं अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? तो ये थे अमीर खुसरो, यानी कि इनके गुरु का नाम था शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने कितने राजाओं का आरोहण देखा था? यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में कई राजाओं का आरोहण देखा था, जिसमें संख्या यहाँ पर जो पूछी गई है वो है 11, यानी कि सी विकल्प सही होगा। 11 राजाओं का आरोहण यानी 11 राजाओं के शासनकाल को देखा था, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न है तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो ने लगभग कितने ग्रंथों की रचना की? तो अमीर खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो बताई जाती है वो लगभग
100 बताई जाती है, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। जिनमें महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, सुखंडे, गज़ल आदि। ये सब जो है इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो पूछी जाती हैं। इसके सिवा अगला प्रश्न है, कौन सी रचना एक पर्यायवाची कोश ग्रंथ है? तो खालिक बारी सी ऑप्शन यहाँ पर, ये जो है आप देखें यहाँ पर बरी लिखा हुआ है, यहाँ बा होगा, यानी कि खालिक बारी इसका नाम है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो इनका पर्यायवाची कोश ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना है? अमीर खुसरो की रचना इनमें से कौन सी है? नजराने हिंदी, गज़ल, खालिक बारी, शब्दानुशासन। कौन सी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर? यहाँ पर होनी चाहिए कौन सी नहीं है, क्योंकि 3 रचनाएं इसमें हैं। ठीक है, तो नजराने हिंदी ये भी इनकी है, गज़ल भी इनकी, खालिक बारी भी इनकी, शब्दानुशासन जो है वो हेमचंद्र की है और ये इनकी नहीं है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की कौन सी रचना हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है? इनकी कौन सी रचना हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है? तो जवाहरे खुसरबी इनकी जो रचनाएं हैं उनका प्रथम संग्रह है, प्रथम संकलन है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, जवाहरे खुसबरी किसने प्रकाशित करवाई? जवाहरे खुसबरी इनमें से किसने प्रकाशित करवाई? तो इसमें से प्रकाशित करवाई है मौलाना रशीद अहमद ने। सी विकल्प सही होगा। इन्होंने 1918 में जवाहरे खुसबरी रचना जो अमीर खुसरो की है उसे इन्होंने प्रकाशित करवाया था अलीगढ़ से, मौलाना रशीद अहमद जी ने। अगला प्रश्न है, खुसरो की हिंदी कविता के प्रकाशक हैं? हिंदी कविता के प्रकाशक कौन हैं? तो ब्रजरत्न दास। सी विकल्प सही होगा। ब्रजरत्न दास जो हैं इन्होंने खुसरो की हिंदी कविता शीर्षक से सन 1922 में नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसे प्रकाशित करवाया था, खुसरो की हिंदी कविता के नाम से, ब्रजरत्न दास ने। अगला प्रश्न है, खुसरो की हिंदी कविता कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो अभी ऊपर हमने बताया ये कि नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से इनकी ये हिंदी कविता प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो इस ग्रंथ का प्रणयन किसने किया था? तो एक बार प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं। विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो ये ग्रंथ का नाम है। तो इस ग्रंथ का प्रणयन किसने किया था, यानी इस ग्रंथ की प्रणेता कौन है? तो इसमें से जो विकल्प है आपको दिख रहे हैं इनमें से सरला शुक्ल ए विकल्प सही है। सरला शुक्ल ने विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो के नाम से ये रचना यानी ये शोध ग्रंथ उन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न है, अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अवधी और खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया है। ये इस बार नेट के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था, बहुत डाउटफुल था कि अमीर खुसरो से अवधी का जो है सूत्रपात होता है, लेकिन ज़्यादातर सबने जो सूफी ग्रंथों की भाषा पढ़ रखी अवधी वो चंदायन से पढ़ रखी है, लेकिन अमीर खुसरो आयोग की तरफ से यानी कि यूजीसी की तरफ से ये आंसर सही किया गया था। तो अमीर खुसरो ने अवधी और खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, ये एक पंक्ति है। पंक्ति क्या है? पहेली है। तो इस पहेली की रचना किसने की? तो खुसरो ने की है। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। खुसरो ने की, एक थाल मोती से भरा, उसके सर पे औंधा धरा, इस तरह से ये पंक्ति है। इसका जो है पूछते हैं कि इस पहेली का क्या मतलब है। और अगला प्रश्न है, उज्ज्वल बस अधीन तन एक चित्त दो ध्यान पंक्तियाँ अमीर खुसरो की किस भाषा में है? उज्ज्वल बस अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस भाषा में हैं?
विकल्प देख लीजिए, ब्रज, अवधी, रिंगल, पिंगल, इनमें से कौन सी है? तो ब्रज भाषा में ये पंक्तियां हैं। ए विकल्प यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु ओर। तो ये पंक्तियाँ किस कवि ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने अपने गुरु की मृत्यु पर, निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर बड़े ही मार्मिक ढंग से इस पंक्ति को गाया था। और ये दोहा जो है खुसरो का बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इस दोहे का वर्णन किया था, यानी इसकी रचना की थी। अगला है, सजन सकारे जाएंगे नयन, मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर, भोर कबहु ना होए। यहाँ पर भा होगा, यानी कि माँ नहीं है, ये भोर कबहु ना होए, यहाँ पर या होगा। सजन सकारे जाएंगे नयन, मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर, भोर कबहु ना होए। इस प्रश्न को पूरा देख लेते हैं, ये क्या है? उपर्युक्त पंक्तियों में श्रृंगार रस का कौन सा पक्ष परिलक्षित है? तो यहाँ पर श्रृंगार रस का भाव पूछा गया, यानी कौन सा श्रृंगार रस में होगा? तो ये है संयोग श्रृंगार, यानी कि ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की हिंदी में कौन सी रचना उपलब्ध है? तो हिंदी में इनकी जो रचना उपलब्ध है वो है खालिक बारी, जो कि एक शब्दकोश के रूप में उपलब्ध होता है। खालिक बारी कोश ग्रंथ है ये, और ये हिंदी में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी? तो इसमें जो सही ऑप्शन है उसको हम लेते हैं। ये ईश्वरी यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर मात्रा होनी चाहिए। ईश्वरी प्रसाद, ए विकल्प सही होगा। ईश्वरी प्रसाद ने खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी थी। ये संज्ञा ईश्वरी प्रसाद जी ने दी थी। चलिए इसी वीडियो में हम बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति आदिकालीन महत्वपूर्ण कवि विद्यापति, इनके ऊपर भी हम ऐसे ही प्रश्नों को लेने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, और इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करेंगे। तो विद्यापति के ऊपर बनने वाले सभी प्रश्नों को लेने का प्रयास किया गया है, जो एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, विद्यापति के जन्म के संबंध में सर्वमान मत है, यानी किस वर्ष को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं विद्यापति के जन्म में? तो बी विकल्प यहाँ पर सही होगा, 1368। अगला प्रश्न है, पदावली की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये की गई है सी, यानी कि मैथिली भाषा में पदावली की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनकी विद्यापति की रचनाओं की भाषा के विषय में ये बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें आपको बताना है ये किस भाषा में इनकी रचना की गई। तो ये की गई है अपभ्रंश या अवहट्ट में। अगला प्रश्न है, बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे शिव सिंह के दरबारी कवि थे। इनमें से, इन विकल्पों में से अन्य भी राजाओं के दरबारी कवि थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रस्तुत विकल्प हैं इनमें से शिव सिंह के दरबारी कवि विद्यापति थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यापति की उपाधि नहीं है। इनमें से कौन सी विद्यापति की उपाधि नहीं है? सभी उपाधियों को देख लीजिए, कवि कंठहार, अभिनव जयदेव, स्वयंभू, पंचानन कवि। इनमें से इनकी कौन सी उपाधि नहीं है? तो स्वयंभू इनकी उपाधि नहीं है, सी विकल्प यहाँ पर गलत हो जाता है, और बाकी सभी इनकी उपाधियाँ हैं। इन्हें कवि कंठहार भी कहा जाता है, अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, और पंचानन कवि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपरूप का कवि किसे कहा गया है? अपरूप का कवि, ये भी इनकी उपाधि में आता है। ये विद्यापति यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन है? तो विद्यापति की पदावली में राधा कृष्ण का वर्णन है। पदावली, ये सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि राधा कृष्ण के ऊपर इन्होंने पदावली का वर्णन किया है, की रचना की है। अगला प्रश्न है, आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? तो ए इन्होंने विद्यापति के लिए कहा है। ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते, इनकी पदावली के ऊपर ये कहा गया है। और गीत गोविंद की टीका वाला जो एक टिप्पणी मिलती है उसके ऊपर भी ये कथन लागू होता है। अगला प्रश्न है,
विद्यापति के यश का आधार उनकी कौन सी रचना है? विद्यापति के यश का आधार उनकी कौन सी रचना है इनमें से? तो वो रचना है पदावली। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है? कहाड़ी या जिसे कहानी कहते हैं, कहानी कहा है, ये रचना है कीर्ति लता। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या, ये 2 बार परीक्षा में पूछा जा चुका है इनके ग्रंथों की संख्या, और नेट के एग्जाम में तो घटते से बढ़ते क्रम में यानी कि अनुक्रम के रूप में इनकी रचनाएं पूछी जाती रही हैं। शुरुआत में कौन, उसके बाद कौन, इस तरह से। तो विद्यापति की जो रचनाओं की संख्या है वो है 16। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम था, सी ऑप्शन, हरिमिश्र। और अगला प्रश्न है, किस गांव के निवासी थे ये? तो ये थे विपसी गांव के निवासी। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा, विपसी गांव का नाम था। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा। उपरोक्त पंक्तियाँ विद्यापति की किस रचना से ली गई हैं? यहाँ पर पंक्तियाँ होगा, ऊपर मात्रा चंद्रबिंदी की होगी। उपरोक्त पंक्तियाँ विद्यापति की किस रचना से हैं? माधव हम परिणाम निराशा। ये पंक्तियां हैं कीर्तिलता से। और अगले में भी पंक्ति ही पूछी गई है कि देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये विद्यापति की है। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने माना है? सिद्ध वाक कवि किसने माना है? सी विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी जो ये श्रृंखला प्रश्नों की चल रही थी, टीजीटी पीएचडी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंतर्गत आदिकाल, आज हम इस आदिकाल को ख़त्म करने वाले हैं यहाँ पर। और इसमें लगभग हमने 600 के आसपास प्रश्नों को लिया है, और उसमें से कुछ रिपीटेड हैं, और बाकी प्रश्नों को पढ़ने से आपको एक आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ, हमारा आदिकाल पूरा तैयार हो गया। तो ये 7 पार्ट हो चुके हैं, इसके 8वां पार्ट आज है। 8 पार्ट में हमने आदिकाल के सभी प्रश्नों को समेटा है। आप जो है पार्ट 1 से इस वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो कि आदिकाल से संबंधित प्रश्नों की है उसे पूर्ण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने विद्यापति का स्थान निर्धारित किया है। स्थान कौन सा निर्धारित किया है? किन कवियों के अंतर्गत इनको रखा है? तो फुटकल कवियों के अंतर्गत रखे हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसके पदों की मादकता को नागिन की लहर संज्ञा दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और इसलिए भी बहुत अच्छा क्योंकि आप विद्यापति के प्रश्नों को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ, ये जो है विद्यापति के ऊपर कहा गया निराला जी के द्वारा नागिन की लहर। लेकिन उनके पदों की यानी किस रचना को नागिन की लहर कहा गया है? तो निराला ने यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है किसके पदों की, यहाँ पर हो जाएगा विद्यापति के पदों की। और ये पद किस रचना में है? तो ये हैं पदावली में। ठीक है, पदावली में ये आएंगे नागिन की लहर। पदावली को निराला जी ने नागिन की लहर की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, कौन से संत जयदेव एवं विद्यापति के गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? यहाँ पर ये विद्यापति पढ़िए, पीठ लिख गया है पति। विद्यापति के गीतों को, जयदेव एवं विद्यापति के गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित होकर गिर जाते थे, ये थे चैतन्य महाप्रभु। ए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? जातीय कवि तो ये कहा जाता है विद्यापति को। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्योंकि इन्होंने पदावली लिखी है और पदावली में कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तन किया है, जिसमें राधा कृष्ण का वर्णन किया है, इसलिए कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तन विद्यापति से माना जाता है। बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना है? अन्य 3 लोगों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। इसमें से कौन है जो इनको श्रृंगारी कवि नहीं मानते? वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये इनको भक्त कवि मानते हैं, और ये बाकी लोग इन्हें श्रृंगारी कवि के अंतर्गत मानते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं मानने वाले विद्वान
हैं, इनमें से कौन है जो रहस्यवादी कवि नहीं मानते हैं? यानी कि 3 लोग इनमें से हैं ऐसे जो कि रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो हरप्रसाद शास्त्री, डी विकल्प सही होगा, ये इनको रहस्यवादी कवि नहीं मानते। कीर्तिलता में किसका वर्णन है? अगला प्रश्न है कीर्तिलता में किसका वर्णन है? तो कीर्तिलता में महाराज कीर्ति सिंह का वर्णन है। शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के दरबारी कवि रहे हैं विद्यापति, तो इन्होंने कीर्तिलता जो लिखी है वो कीर्ति सिंह के ऊपर लिखी है। अगला प्रश्न है विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया है महामहोपाध्याय हरप्रसाद ने, सी विकल्प सही होगा, महामहोपाध्याय हरप्रसाद ने। अगला प्रश्न है किस कवि की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? भृंग भृंगी संवाद के रूप में विद्यापति की कौन सी रचना हुई है? ये है कीर्तिलता, इसे भृंग भृंगी संवाद के रूप में भी जाना जाता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में विद्यापति की पंक्ति कौन सी नहीं है? तो चारों विकल्प देख लीजिए आराम से और इनकी पंक्ति को पहचानिए। जो इनकी पंक्ति नहीं है उस पे आप अपना आंसर टिक करें, यानी कि कमेंट सेक्शन में लिखें। तो सही उत्तर यहाँ पर हम ले लेते हैं फिलहाल। खने खने नयन कोन अनुसरई, सरस बसंत समय सला जावली, सपनों रूप वचन एक भाषी, एक थाल मोती से भरा। तो लास्ट वाला जो है डी ऑप्शन, ये अमीर खुसरो की पंक्ति है, ये विद्यापति की नहीं है। तो ये रहे विद्यापति पर बनने वाले 27 महत्वपूर्ण प्रश्न, अमीर खुसरो पर बनने वाले 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और रासो ग्रंथों के लगभग 137 प्रश्न। इन सभी को हमने कल और आज की वीडियो मिला करके आपको प्रोवाइड कराया है। और इसी तरह से हमारी जो 1 से लेकर के 8 तक की जो सीरीज है, इस जो थंबनेल आप देखते हैं चैनल के उसमें जाइएगा वीडियोज़ में, तो 1 से लेकर के 8 तक के जो भाग हैं वो सभी आदिकाल से संबंधित हैं। और मैं आगे भविष्य में कोशिश करूँगी कि ये जो वीडियोज़ हैं, जो 8 भाग हैं, इनको मैं एक में ही संकलित कर दूँ। यानी कि जब भी किसी को एक ही वीडियो में आदिकाल पढ़ना हो तो ये सारे क्वेश्चंस एक साथ प्ले हो जाएं और शुरू से लेकर के अंत तक कोई भी इसको सुन सके। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ऐसे प्रश्नोत्तर, ऐसे इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी शैली से अपने पाठ्यक्रम को कवर करने में आनंद आ रहा होगा और पढ़ाई के प्रति रुझान भी बन रहा होगा, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की कोई डेट संभावित नज़र नहीं आ रही है, लेकिन तैयारी तो हमें पहले से ही करनी पड़ती है। तो आप लोग अपना सहयोग ऐसे ही देते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्राइब इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मात्र 1% लोग ही वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसे वीडियोज़ चाहते हैं, आपको मेरे चैनल की जो वीडियोज़ आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन चाहिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद रहेगा, बहुत बहुत आभार रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल रात 9 बजे फिर से 9 बजे हम शुरू करेंगे नए टॉपिक्स भक्तिकाल को। कल की क्लास में हम बात करेंगे भक्तिकाल की पूर्व पीठिका और उस पर जो उनकी धाराएं हैं उस काल की, उस पर जो है आपको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से तैयारी यहाँ पर करवाएंगे। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा, उनके अंतर्गत आने वाली यानी सगुण निर्गुण काव्य साहित्य के अंतर्गत आने वाली इन धाराओं पर भी हम बात करेंगे। तो कल की वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भक्तिकाल के ऊपर। हमारा आदिकाल आज यहीं समाप्त होता है। आदिकाल से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण बन सकते थे उन सभी को लेने का प्रयास किया गया है और अगली क्लास में हम भक्तिकाल पर बात करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में रात 9 बजे।